हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमारा अगला वीडियो है कैपेसिटर्स के ऊपर का, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। पहला पॉइंट क्या है डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर, मतलब इसको हमने इंसुलेटर बोला था। Dielectric is a non-conductor material up to a certain value of electric field strength. ओके तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जो डाइलेक्ट्रिक होता है एक नॉन कंडक्टर इंसुलेटर होता है, राइट। और वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू तक। अगर आप उसकी लिमिट को क्रॉस करोगे तो वो इंसुलेटर नहीं रहेगा, वो एक कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडक्टर। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर इंसुलेटर मटेरियल अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की कुछ वैल्यू तक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अगर आपने वो वैल्यू को क्रॉस किया, राइट, इफ इफ द फील्ड if the field exceeds the limiting value, उस लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। then the dielectric loses its insulating properties. And begins to conduct। मतलब इन शॉर्ट कंडक्टर बन जाता है। इन शॉर्ट क्या बन जाता है? कंडक्टर। देखिए, जो डाइलेक्ट्रिक है वो नॉन कंडक्टर होता है, राइट। बाय डिफॉल्ट वो नॉन कंडक्टर होता है। अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हद तक लगाओगे तब। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहां पे आपका दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है? वैक्यूम है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो ई नॉट को हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके। फिर सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया है? फर्स्ट डायग्राम है, ये हमारी सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। तो ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये जो मटेरियल है ये क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक है। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू द पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक के एक सरफेस पे नेगेटिव आ जाते हैं और दूसरे वाले सरफेस पे पॉजिटिव कलेक्ट हो जाती हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो जो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो ऐसे है, यहां से यहां तो दिख रहा है आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, देखिए, पॉजिटिव से यहां, राइट, इस तरह से। तो जो मैं ये ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोलते हैं ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई नॉट क्या थी? ई नॉट थी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैपेसिटर के प्लेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। और ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से डेवलप हुआ है, इंडक्शन के कारण, ठीक है। तो अब आपको पता है यहां पे क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा, राइट। तो अगर मैं तीसरी डायग्राम बनाऊं, थर्ड डायग्राम है ना, तो देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड है जो कि है ई नॉट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है जो कि है ई आई। दोनों में क्लैश होगा और क्लैश होने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, राइट। तो ये
अगर ये डाइलेक्ट्रिक से पूरा भरा होगा, अंदर का स्पेस पूरा, मैंने अगर ये पूरा स्पेस अंदर का भरा होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी अंदर, जैसे प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ओके, अब ये जो ई नेट होगा, ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो बीच में, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये ई नेट। तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, जाहिर सी बात है कि जो ई नेट होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जाहिर सी बात है ई नॉट से क्या होगा, कम होगा, है ना। तो आपके डाई इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, कम कर दिया ना। आपके डाई इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, कम कर दिया। और यही तो डाई इलेक्ट्रिक का काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, घटा देता है। तो डाई इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, है ना, और ई नेट कितनी है, ई नॉट से छोटी है। ई नेट कितनी है, ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। ई नॉट क्या थी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि राइट साइड में है। ई आई क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लेफ्ट साइड में, दोनों का नेट वेक्टर एडिशन है ये, ठीक है। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के, डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था के। तो ये जो ई आई है ना, जो ई नेट, सॉरी नेट, ई नेट है ना, जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस फॉर्मूले से। कि डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इससे इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको पता है ई नेट कैसे आया था, ई नेट आया कैसे था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, है ना। और ई नेट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के। ओके, तो ये आपको याद में रखना है। अभी इस इक्वेशन को अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें कि ई नेट क्या है, ये ई नॉट बाय के है, राइट, और ये क्या है, ई नॉट, और ये ई आई। तो अगर इसको ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। सो ई आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट और बचेगा के माइनस 1 डिवाइडेड बाय के, है ना। तो ये ई आई देखो, ई आई क्या थी आपकी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई ओ क्या है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अभी जो हमने यहां पे लिखा था कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है कुछ हद तक। लेकिन अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये मान लो डाइलेक्ट्रिक है इस तरह से, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पॉजिटिव के नीचे ही क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव के नीचे ही क्या होता है, अच्छा ठीक है, मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूं। तो देखिए एक ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपके सामने। नॉन पोलर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नॉन पोलर वो मटेरियल होते हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपके सामने। अब इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और देखेंगे कि क्या होगा।
तो देखिए हमने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। अब देखिए होगा क्या, ये जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। नेगेटिव इस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव इस साइड, ठीक है ना। हाँ, तो पहले इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था क्या? नहीं था। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था क्या? यहाँ पे नहीं था। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखो आ गया, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका भी 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 इस डायरेक्शन में, इसका भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इंड्यूस करवा दिया। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए अब कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, ये जो आपने लगाई है ना ये इससे ज्यादा। तो जब आप इससे ज्यादा लगाओगे ना तो ये और स्ट्रेच होंगे। मतलब ये जो है ना ऐसा ये जो डाइपोल है, मान लीजिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट, है ना, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसे होती है, राइट। और ये होता क्या है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, राइट, है ना। और 2a क्या होता है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही 2a होता है, राइट ना। और डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये P जो है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो मान लीजिए ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर बना है, आपने सोचा कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और लगानी है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाओगे ना तो ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है पॉजिटिव नेगेटिव का ये और बढ़ जाएगा। मतलब सपोज ऐसा है, स्टार्टिंग में ऐसा है, आपने थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऐसा है, थोड़ी और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऐसा हो गया, थोड़ी और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऐसा हो गया, राइट। मतलब ये नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर में क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q इंटू 2a होता है, राइट, है ना, Q इंटू 2a। तो ये जो 2a डिस्टेंस है वो तो बढ़ रहा है ना, 2a इतना था, बाद में इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, तो ये डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाते जाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर ये चीज अगर आपको इमेजिन नहीं हो रही है तो आप सिंपल से इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, राइट, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपने रखा है डाइपोल, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे हमेशा जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, तो इस पे फोर्स लगेगा F यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में फोर्स लगता है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं ना, खींच रहे हैं, एटम को खींच रहे हैं, ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच कर रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस वो बढ़ता जाएगा जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच हो जाएगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए डाइलेक्ट्रिक में, अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में फ्री हो गए तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा कंडक्टर। वो डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, इट विल बिकम कंडक्टर, जो कि पहले क्या था, इंसुलेटर था। बट आपने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई कि वो उसका जो एटम था स्ट्रेच हो गया और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल गए और वो क्या बन गया, इंसुलेटर से
कंडक्टर बन गया, इंसुलेटर से क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। और जब आपका डाई इलेक्ट्रिक से आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हो जाएंगे, है ना, जब आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के, जब वो डिटैच हो जाएंगे, फ्री बन जाएंगे, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब जब आपके डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री हो गए, क्योंकि आपने इतना ज्यादा फोर्स लगवा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा के कि वो फ्री हो गए, और उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, तो यहां पे मैं इसको वर्डिंग्स में लिख देता हूं। इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड is created, if a very high electric field is created in a dielectric, if a very high electric field is created in a dielectric, then the outer electrons, then the outer electrons may get detached, from their parent atom, and the dielectric behaves, and then dielectric behaves like a conductor। dielectric किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। and this phenomena is known as dielectric breakdown। इसको क्या बोलते हैं, dielectric ब्रेकडाउन बोलते हैं इस फिनोमेना को, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इसे सब लोग नोट डाउन कर लेना। सेकेंड पॉइंट है, देखिए, द maximum value of an electric field, the maximum value of an electric field E that a dielectric can tolerate without electric breakdown is called dielectric, it's called its dielectric strength, is called its dielectric strength। देखिए, अभी मैंने बता दिया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, जो डाइपोल है वो स्ट्रेच होता जाएगा, और फिर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। उस फिनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बट एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट तक आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सह सकता है, राइट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको आपका डाइपोल सह सकता है, उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसे आपका डाइलेक्ट्रिक बेयर कर सकता है विदाउट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और हर डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है जो हमने बनाई थी, राइट। और अभी ये इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था, ये वाला, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इन सिमिलर वे जैसे ये इक्वेशन है ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आप इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में ऐसा ही सेम लिख सकते हो कि EI इज इक्वल टू सेम, ऐसे के ऐसे आप ये इक्वेशन लिख सकते हो कि इंड्यूस्ड चार्जेस, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्जेस
इज इक्वल टू, ये ओरिजिनल चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट है ना, ओरिजिनल चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, ओरिजिनल चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, देखो बताता हूं मैं क्या ये इंड्यूस चार्ज। देखिए ये जो प्लेट, कैपेसिटर प्लेट पे ये जो चार्ज था, यहां पे कितना था, ये प्लस क्यू था, इस प्लेट पे कितना था, माइनस क्यू था, राइट। तो इसको ओरिजिनल चार्ज बोलेंगे। इस कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज था, प्लस क्यू, और इस पे भी कितना था, माइनस क्यू। देखो दोनों कैपेसिटर प्लेट पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं, सिर्फ पोलैरिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, उल्टी होती है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज कलेक्ट हुआ है, ये माइनस वाला, तो ये जो है ना, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि ये इंड्यूस्ड किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डेवलप हुआ है। और इस पे फिर क्या होगा, इस पे होगा प्लस क्यू आई, तो इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस आएगा क्योंकि यहां पे देखिए पूरा माइनस है और यहां पे पूरा प्लस है। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बनाते हैं। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का प्लेट और ये कैपेसिटर का प्लेट, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डी। ओके, और इस प्लेट पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, राइट ना। इस प्लेट पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, और इसके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, ये। ठीक है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है मान लीजिए। ओके, सो दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। और इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है उसको हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। ये टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, और ये डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको के मान लेंगे, राइट। तो अब देखिए देखिए होगा क्या, ये पॉज, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, वहां जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, 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 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या? आंसर है नो, क्योंकि ये बीच वाले रीजन में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होने वाली है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक विल वीकन, डाइलेक्ट्रिक विल वीकन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी क्या, सेम नहीं, यहां पे कितनी होगी, ईओ होगी, है ना। देखिए ये जो व्हाइट वाला रीजन दिख रहा है ना, व्हाइट वाला रीजन, ये वाला रीजन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ईओ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बट इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डाइलेक्ट्रिक में कितनी होगी, ईओ माइनस ई आई, है ना। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये बार बार मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में नहीं बताऊंगा, ठीक है। और यहां पे भी कितनी होगी, यहां पे भी कितनी होगी, ईओ होगी, क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है इतना और यहां पे डाइलेक्ट्रिक है। पहले ये समझ लो कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ईओ होगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ईओ माइनस ई आई, और यहाँ व्हाइट वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ईओ होगी। अब मुझे इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चाहिए, मुझे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे पता है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। और ये Q क्या होता है, चार्ज, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना। ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मुझे अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा V,
ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं, ठीक है। याद रखना, आप डेल्टा वी को सिंपली वी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ जब डेल्टा वी लिखते हैं तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, पता चलता है कि ये डिफरेंस है। तो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? आपने देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते थे कि वी डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। अब ये कितने लोग को पता नहीं फॉर्मूला याद होगा कि नहीं होगा। आप पुराने लेक्चर को एक बार रिवाइज करते चलिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे, राइट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया याद है ना? वो फॉर्मूला था वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस वाला आई टू एफ ई डॉट डी एस वाला, ये इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, तो अब ये डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी हो जाएगा इसके बीच का पोटेंशियल, ये वाला यहां का, चलो इसको V1 मान लेते हैं। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है V1, इनके बीच का पोटेंशियल, इस डाइलेक्ट्रिक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V2 मान लेते हैं, और फिर यहां के वाले को V3 मान लेते हैं। तो टोटल डेल्टा V क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मुझे एक बात बताइए, ये V1 कितना होगा? V1 क्या लिखेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? E नॉट, तो E नॉट, हाँ। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस बताइए, ये इतना डिस्टेंस कितना है? ये कितना होगा? D माइनस टी बाई 2 होगा ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये डिस्टेंस ये वाला D माइनस टी बाय 2 होगा, राइट, है ना? तो ये E नॉट क्या हो जाएगा? E नॉट D माइनस टी बाय 2, ये हो गया V1। सिमिलरली V2 क्या आएगा? हाँ, V2 में क्या आएगा? ये E नॉट माइनस ई आई, है ना? E नॉट माइनस ई आई, ओके। और ये डिस्टेंस कितना है? T, ठीक है, प्लस अब V3 कितना होगा? V3 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, E नॉट। और ये डिस्टेंस कितना है? D माइनस टी बाय 2, तो ये हो गया D माइनस टी बाय 2, ठीक है। सो डेल्टा V इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? E नॉट D माइनस टी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? E नॉट माइनस ई आई इंटू टी, इस तरह से, ठीक है ना? तो ये E नॉट हो गया, D माइनस टी हो गया। अब E नॉट माइनस ई आई को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला मैंने और बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने यहां लिखा था, कहां गया? ये फॉर्मूला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। तो इसको यहां पे लिख दो, ये हो गया ई नॉट बाय के इंटू टी, इस तरह से। अब इसमें से आप ई नॉट कॉमन निकाल सकते हो, तो ई नॉट कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी बाय के, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया? E नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के। मैं दूसरे पन्ने पे लिख लेता हूं, तो ये डेल्टा V हो गया हमारा, डेल्टा V इज इक्वल टू E नॉट, ब्रैकेट में क्या है? D माइनस टी प्लस टी बाय के, प्लस टी बाय के, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। अब ये E नॉट क्या है? E नॉट क्या है? E नॉट इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट क्या है? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय कैपेसिटर प्लेट्स। और आपको पता है E नॉट की वैल्यू क्या होती है? E नॉट की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ E नॉट? E नॉट की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये होती है E नॉट की वैल्यू। तो E नॉट की वैल्यू उठा के इसमें डाल सकते हो आप। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी प्लस टी बाय के, राइट। और सिग्मा इज इक्वल टू आपको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया ना, तो यहाँ पे डाल दो फिर, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होएगा, क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये आ गया पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब आपको पता है सी का फॉर्मूला क्या था, सी का फॉर्मूला था क्यू बाय वी। तो क्यू तो पता है, क्यू एज इट इज, वी की वैल्यू डाल दो तो क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इस तरह से ये गया, तो ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया ए इप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया कैपेसिटेंस का, है ना। तो ये जो हमारा सिस्टम था, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस सिस्टम। ये इस सिस्टम के का फॉर्मूला, राइट। ये आपका कैपेसिटर था, राइट, और बीच में आपका क्या था, एक डाई इलेक्ट्रिक था इस तरह का, राइट ना। और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी थी, डी, और ये थिकनेस कितना था इसका, टी, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, के। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, राइट, ये फॉर्मूला। अब मान लीजिए अगर आपका जो कैपेसिटर प्लेट है, मतलब ऐसे, उस कैपेसिटर प्लेट के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हो, मतलब जैसे यहाँ पे गैप था ऐसा, अगर ऐसा गैप ना हो, मतलब पूरा वो डाइलेक्ट्रिक से भरा है, तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक से क्या है, कैपेसिटर प्लेट आपका पूरा डाइलेक्ट्रिक से क्या है, भरा है। हाँ, तो ये इसको प्लस क्यू यहाँ लिख देते हैं, प्लस है ये माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है वो पूरा डाइलेक्ट्रिक से क्या है, भरा है, और कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, और थिकनेस और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेम ही हो गया ना। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, वो भी डी है, कैपेसिटर प्लेट का थिकनेस कितना है, वो भी डी है, तो डी और टी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको अगर इस फॉर्मूले में डाल दोगे तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बाय के, और ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू के ए इप्सिलॉन नॉट, टी के जगह आप डी भी डाल सकते हो क्योंकि डी और टी क्या है, इक्वल है। जब आपके दोनों कैपेसिटर में ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, फुल फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल between the plates of capacitor, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला ये है, देखिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है मेन, कि अगर डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस दिया है, कुछ थिकनेस है, और ये प्लेट्स के बीच का गैपिंग है, तो आपको ये फॉर्मूला है याद रखना है। लेकिन अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है प्लेट्स के अंदर, तो थिकनेस और डी का वैल्यू सेम हो जाएगा, और ये इक्वेशन ये ट्रांसफॉर्म हो गया इस तरह से। तो बेसिक फॉर्मूला ये है, आप ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ कंक्लूजन हम लोग करेंगे इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को अगर मैं साइड में लिखूं तो C इज इक्वल टू क्या था, ए इप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये क्या था, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये जो इक्वेशंस हैं, अब इस पे से हम लोग कुछ लिखेंगे। देखिए कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है ना। तो कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ प्लेट, पहली बात। इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। डी क्या हो गया, बिटवीन द जो क्या कहते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का गैप, तो डी पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पे डिपेंड कर रहा है। याद रखो कि द कैपेसिटेंस
द कैपेसिटेंस ऑफ अबाउ सिचुएशन, ये जो सिचुएशन हमने डिस्कस की ये वाली द कैपेसिटेंस ऑफ अबाउ सिचुएशन, the capacitance of above situation is independent of the position of dielectric with respect to the plates. देखो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा कि कैपेसिटेंस जो है इस सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस क्या बनेगा वो डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब डाइलेक्ट्रिक को आप थोड़ा यहां भी सरका सकते हो, वहां भी सरका सकते हो, चाहे लेफ्ट साइड सरका दो चाहे राइट साइड सरका दो, उसकी वजह से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। ये दो चीजों, डाइलेक्ट्रिक के दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि थिकनेस कितना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो ये पहला था। सेकंड क्या है कि अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो सी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी बाय के। ये भी हमने देखा था। तो ये के ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है के ए इप्सिलॉन नॉट, और टी के जगह आप डी भी डाल सकते हो, है ना। टी के जगह आप डी डाल सकते हो जब पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो, राइट। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन गया, राइट। अगर अब मान लीजिए कि आपने डाइलेक्ट्रिक के जगह कंडक्टर डाल दिया, तीसरा कंडीशन, मान लीजिए आपने ऐसा लिया, एक दो कैपेसिटर प्लेट्स लिए, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, आपने एक कंडक्टर डाल दिया अंदर, यहां पे ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इट्स अ कंडक्टर। एक कंडक्टर प्लेट है, मान लो आयरन प्लेट है। अब पता है आपको क्या होगा, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बताओ, जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो गॉस लॉ में पढ़ा हुआ है ये। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जीरो। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, है ना। देखिए ये इस तरह से होगा, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ई नॉट, यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ई नॉट, बट ये अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। अगर आप कंडक्टर लोगे तो, क्यों जीरो होगी, क्योंकि ई नॉट जो है, ई नॉट को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट कर देगा। मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाते हैं कंडक्टर के केस में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लिखें, ये वाला फॉर्मूला, राइट, कंडक्टर के लिए, अब याद रखना कंडक्टर के केस में कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। कंडक्टर के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। फॉर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में डालोगे के की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा था। अब के की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो अगर ये कंडक्टर है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा ना। तो कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर अभी तो देखिए कंडक्टर इतना था, अगर मान लीजिए पूरा कंडक्टर भरा हो कुछ इस तरह से, यहां पे अगर मैं बनाऊं ऐसे कि ये आपका कैपेसिटर प्लेट और ये पूरा कंडक्टर ऐसे भरा हुआ है, ये टोटल कंडक्टर है और ये कैपेसिटर के प्लेट भी है ये। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम, यहाँ पे D इक्वल टू टी हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए। C का फॉर्मूला क्या था,
ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के था। कंडक्टर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि समथिंग डिवाइड बाय जीरो, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू टी है ही, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो c क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा अगर आप कैपेसिटर प्लेट के अंदर पूरा कंडक्टर भर दोगे तो। मान लीजिए अब एक ऐसा केस लेते हैं, ये नेक्स्ट केस, कि दो क्या कहते हैं आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा है, फिर एक डाइलेक्ट्रिक है अलग तरह का, फिर एक डाइलेक्ट्रिक है अलग तरह का, फिर एक डाइलेक्ट्रिक है अलग तरह का। ठीक है, इसका जो थिकनेस है वो T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T3 है, इसका थिकनेस T4 है, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो कितना है, D है, हमेशा की तरह। इस वाले डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, और इसका कितना है, K4 है। ठीक है, K1, K2, K3, K4 आर द रिस्पेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले देखिए, हमने नॉर्मल केस के लिए C का फॉर्मूला ये बनाया था ना, ये फॉर्मूला था C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था। अब देखिए इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला सिमिलरली ऐसे ही होगा। देखिए C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस D, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, D, माइनस साइन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। पहले सिर्फ कैपेसिटर प्लेट्स में एक ही ये था ना, ये जो फॉर्मूला ऊपर वाला, ये तो इसके लिए एप्लीकेबल था ना, इसके लिए कि जब एक ही डाइलेक्ट्रिक था कुछ ऐसे, इसका थिकनेस कितना था, T था, गैप कितना था इनका, D था, राइट, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, तो इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था। बट अगर एक केस ऐसी हो तो ये फॉर्मूला देखिए ऐसे हो जाएगा। टोटल थिकनेस कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस T बाय के, है ना, तो ऐसे होगा ये T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4। कुछ इस तरह से फॉर्मूला बदल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से, कि पहले क्या था, देखो टोटल डिस्टेंस डी प्लेट्स के बीच में माइनस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला ऐसा हो गया, टोटल डिस्टेंस डी माइनस टोटल थिकनेस कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस, जैसे यहां पे सिर्फ T बाय के था तो यहां पे क्या आएगा, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 एंड सो ऑन। इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, जितने भी हैं सबको ऐसे ऐड करना पड़ेगा, राइट, इस तरह से। अब मान लो अगली केस क्या बन सकती है, अगर ये ऐसे हो गया कि ये मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा की तरह कितना है, छोटा d, राइट। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिसका थिकनेस T1 है, फिर एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस T2 है, एक तीसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस T3 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, ठीक है। अब आप ये लिख तो सकते हो कि D इज इक्वल टू क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ये फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था कि C इज इक्वल टू क्या है, ए इप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाय D माइनस टोटल थिकनेस कितना है डाइलेक्ट्रिक का, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, ये ऐसे प्लस, ठीक है, क्या था, T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। बट D इज इक्वल टू T1 माइनस T2 प्लस T3 है, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट
होल डिवाइड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। ये हो जाएगा इसके कैपेसिटेंस का इस तरह से फॉर्मूला, अगर ये पूरा भरा होगा तो डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो हम देख रहे हैं ये है डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर कैपेसिटर्स। इसमें देखो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी बुक में होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो पहला जो अरेंजमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट, जो कि हमने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं, तो ये अरेंजमेंट आप इसके बारे में फैमिलियर हो। ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक सर्किट है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ है, इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया, और एक वायर यहाँ से यहाँ है, और एक वायर यहाँ से यहाँ है। ठीक है, और ये x ये y। ठीक है, इस तरह से दिया जाए तो कैसे करना है? तो सिंपल सी बात है, आप पॉइंट्स मान सकते हो इसको, कि जैसे ये पॉइंट इसको A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया, इसको D मान लिया। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। अब आप देख सकते हो कि A को डायरेक्टली C से कनेक्ट किया गया है थ्रू अ वायर, तो आप पॉइंट A को पॉइंट C भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट A का पोटेंशियल और पॉइंट B C का पोटेंशियल क्या है? सेम है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वायर और बीच में कुछ नहीं है। सिमिलरली आप B और D को एक पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट सपोज B लिखता हूं B। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखता हूं, मान लीजिए C। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने बना दिए। अब देखिए B को कौन कनेक्टेड है? C2 कनेक्टेड है। C2 का एक प्लेट B को कनेक्टेड है और C2 का एक प्लेट C को कनेक्टेड है, तो ये C2 बना दिया मैंने, है ना। देखो C2 का एक प्लेट B पॉइंट को कनेक्टेड था, C2 का एक प्लेट C पॉइंट को कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। अब C1 का एक प्लेट B को कनेक्टेड है और C1 का एक प्लेट A को कनेक्टेड है ना। C1 का एक प्लेट B को कनेक्टेड है, तो ये रहा एक प्लेट मैंने C1 का कनेक्ट कर दिया, और C1 का दूसरा प्लेट किसको कनेक्टेड है? A को, बट A को आप C बोल सकते हो, A को आप C बोल सकते हो, तो ये रहा इस तरह से। C3 का एक प्लेट C को कनेक्टेड है, तो ये कनेक्ट करवा दिया मैंने C3 का एक प्लेट, और C3 का दूसरा प्लेट किसको कनेक्टेड है? D को, बट D को आप बोल क्या सकते हो? B। D को आप क्या बोल सकते हो? B बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हो गई, ये अरेंजमेंट इस तरह से बन गई। अब पॉइंट जो B है, ये B वाला पॉइंट है, ये पॉइंट किसको कनेक्टेड थे? D को कनेक्टेड है, और D किसको कनेक्टेड है? Y को, तो ये आपका Y हो जाएगा, राइट, है ना। और ये पॉइंट C है, पॉइंट C किसको कनेक्टेड है? A को, और A किसको कनेक्टेड है? X को, तो ये हो गया आपका X। तो इस तरह से ये तो पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में आपको पता है डायरेक्टली क्या होता है, इनका तीनों का एडिशन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये पैरेलल अरेंजमेंट है ना, पैरेलल अरेंजमेंट। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे टाइप का देखते हैं कि और किस टाइप का आपको मिल सकता है देखने को। सेकंड आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है, मान लीजिए ये X है और यहाँ पे ये कैपेसिटर C1, और ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3, और ये पॉइंट Y। तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ X और Y के बीच में, राइट। तो हमेशा की तरह आप वो पॉइंट्स एज्यूम कर ही सकते हो, है ना। हमेशा की तरह आप पॉइंट एज्यूम कर सकते हो। मान लो इस पॉइंट को आपने A नाम दे दिया, इस पॉइंट को मान लो आपने M नाम दे दिया, इसको मान लीजिए आपने N नाम दे दिया, और इस पॉइंट को मान लीजिए आपने B नाम दे दिया, इस तरह से। अब आप क्या करोगे? वही दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट आपने M ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट आपने N ले लिया। अब M और N के बीच में डायरेक्टली एक कनेक्टेड है C2, एक M को कनेक्टेड है C2 का, और एक N को कनेक्टेड है, तो ये C2 मैंने बना दिया, राइट। तो C2 हो गया मेरा।
अब बचा मेरा C1 C3, बचा मेरा क्या C1 C3। अब एक मिनट लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे कुछ चीजें पहले लिख लेते हैं कि पॉइंट एक्स डायरेक्टली ए को कनेक्टेड है तो एक्स को आप ए बोल सकते हो, यस। और ए डायरेक्टली एन को कनेक्टेड है तो ए को आप एन भी बोल सकते हो, है ना। एक्स को ए बोल सकते हो और ए को एन बोल सकते हो। सिमिलरली एम को देखो डायरेक्टली बी कनेक्टेड है तो एम को आप बी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट एम को डायरेक्टली बी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ध्यान देना ये, हाँ। अब C2 तो हमने बना लिया, अब C1 बनाते हैं। C1 का एक टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, ए को, बट ए को आप एन बोल सकते हो, राइट, ए को आप एन बोल सकते हो। तो यहाँ पे C1, और C1 का दूसरा टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, एम को कनेक्टेड है, तो ये कनेक्ट करवा दिया मैंने, है ना। देखो C1 किसको कनेक्टेड था, ए को, बट ए को आप एन बोल सकते हो तो यहाँ से एन से मैंने कर दिया। और दूसरा कहाँ था, एम को कनेक्टेड था, यहाँ पे कर दिया, तो ये भी हो गया। बचा क्या, C3 का एक टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, एन को, तो पहले एन को कनेक्ट करवा दो। और C3 का दूसरा टर्मिनल किसको कनेक्टेड है, बी को, बट बी को आप क्या बोलते हो, एम भी बोल सकते हो, तो आप इसको यहां से ऐसे कनेक्ट करवा दो। और एन को आप एक्स बोल सकते हो तो ये हो गया आपका एक्स। और एम को आप क्या बोल सकते हो, एन को आपने क्या बोला, एक्स, और बी को आपने वाई बोला, और बी को आप वाई भी बोल सकते हो क्योंकि बी को डायरेक्टली वाई कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका वाई। तो ये तीनों भी पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 सिंस दे आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैपेसिटेंस निकाल लिया जाएगा। फिर अगले अरेंजमेंट पे चलते हैं। तो आपको इस तरह की कुछ अरेंजमेंट दी जाएगी, राइट। ये अरेंजमेंट इस पे हमने क्वेश्चन भी शायद सॉल्व किया हुआ है। तो इस पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही फंडा है। आपको देखना है, पहले सर्किट को एक बार अच्छे से देख लेना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ए डायरेक्ट एक्स को कनेक्टेड है और सी डायरेक्ट वाई को, तो आप ए को पॉइंट एक्स बोल सकते हो और पॉइंट सी को आप डायरेक्ट पॉइंट वाई बोल सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। तो चलो मैं बनाता हूं। सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया पॉइंट ए, और यहां पे मैंने ले लिया पॉइंट सी, ठीक है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक कनेक्टेड है C1, तो सपोज एक पॉइंट बी अगर मैं यहां लिखूं, ये पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C1। ए और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C1। उसके बाद बी और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C2 कनेक्टेड है। देखो बी और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C2, तो बी और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, C2, राइट। अब पॉइंट ए की बात हो गई, पॉइंट बी की बात हो गई, पॉइंट सी की बात भी हो गई, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारा ये पॉइंट डी, अभी तक इसकी बात नहीं की हमने। तो पॉइंट डी और सी के बीच में एक कनेक्टेड है C4, तो यहां पे अगर मैं पॉइंट डी मान लू तो पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में C4 कनेक्टेड है, तो ये आपका C4, ठीक है। और पॉइंट ए और डी के बीच में कनेक्टेड है C3, तो ये रहा आपका C3, ठीक है। और पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में कनेक्टेड है C5, तो ये रहा आपका C5। पॉइंट ए को आप एक्स बोल सकते हो, तो ये आपका एक्स टर्मिनल। पॉइंट सी को आप वाई बोल सकते हो, तो ये रहा आपका वाई टर्मिनल। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट चीज, कि इफ ऐसा अगर सर्किट मिले आपको, इफ C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाय, सॉरी ये कौन सा था, डी और सी के बीच का, डी और सी के बीच C4 था ना, हाँ C4, ओके, हाँ C3 बाय C4। अगर C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4 है, ऐसा है, देन it forms a balanced bridge network. Then branch BD
behaves like an open path, behaves like an open path। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ब्रांच BD जो है उसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा और वो ओपन पाथ की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसको ऐसे दोबारा रीड्रॉ कर सकते हैं कि ये रहा x, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3, ये रहा C4 और ये रहा आपका y और ये रहा x। मतलब मैंने C5 को गायब कर दिया क्योंकि ओपन पाथ था, उसमें से कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो उसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब इससे आप C इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हो। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और उनका वो पैरेलल में, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा अगर आप इसका निकालोगे तो। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो चौथा टाइप है, चौथा टाइप आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है कि एक इस तरह की कुछ प्लेट होगी, इस तरह की, ठीक है, और एक कुछ प्लेट होगी इस तरह की। तो ये x, ये y, ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, मान लीजिए पॉजिटिव को, और y मान लीजिए नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो x पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, y पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, राइट, इस तरह से, है ना। तो ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो मान लीजिए ये दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप है D और ये गैप भी है D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। A क्या है, एरिया ऑफ इच प्लेट्स, एरिया ऑफ इच प्लेट्स, राइट। तो यहां के केस में C इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए आपको एक पॉजिटिव प्लेट चाहिए और एक प्लेट आपको नेगेटिव प्लेट चाहिए, तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है और वो कैपेसिटर बन सकता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर बन गया C1, फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैपेसिटर बन गया C2। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, तो दो कैपेसिटर है यहाँ पे C1 C2। देखिए C1 का जो पोटेंशियल है वो भी x को कनेक्टेड है और C2 का भी जो ये पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल है वो भी x को कनेक्टेड है। C1 का जो नेगेटिव है वो भी y को कनेक्टेड है और C2 का भी जो नेगेटिव है वो भी y को कनेक्टेड है। तो दोनों के पोटेंशियल्स क्या है, सेम है। मतलब ये कौन सी अरेंजमेंट है, इट्स अ पैरेलल अरेंजमेंट, इट्स अ पैरेलल अरेंजमेंट। ये क्या अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे आप C1 क्या हो जाएगा, C1 आएगा A इप्सिलॉन नॉट बाय D, C2 क्या आएगा A इप्सिलॉन नॉट बाय D, और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल है ना। ये पैरेलल आप कैसे पता करते हो, अगर पोटेंशियल सेम हो तो, दोनों प्लेट्स के लिए अगर कॉमन हो तो C1 क्या हो गया, A इप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A इप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C इक्विवेलेंट आ गया 2A इप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज C इक्विवेलेंट फॉर द अबव कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो गया, C इक्विवेलेंट 2A इप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, अब अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है इस तरह का, ठीक है। तो मान लीजिए x अगर पॉजिटिव प्लेट को कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को, और y अगर नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो x पे पॉजिटिव पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएंगे, y पे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, y पे यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव, और x पे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो देखो कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए आपको एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बन जाएगा C1। यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव्स हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल नहीं बनेगा, ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कैपेसिटर है, आंसर है यस, तो ये दूसरा हो गया कैपेसिटर C2। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं, दो। क्या ये दोनों पैरेलल में है, आंसर है यस, क्योंकि इस कैपेसिटर C1 का पॉजिटिव प्लेट भी x को कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर C2 का भी पॉजिटिव प्लेट x को ही कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर C1 का नेगेटिव प्लेट y को कनेक्टेड है और इस कैपेसिटर C2 का भी नेगेटिव y को ही कनेक्टेड है। तो ये भी क्या हो गया, पैरेलल। तो C1
अगर ये गैप को अगर आप डी मानो, गैप अगर डी है और हर प्लेट का एरिया अगर ए है, इच प्लेट का एरिया अगर आप ए मान लो, ए इज द एरिया ऑफ इच प्लेट, देन सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो C1 क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी, C2 भी क्या हो जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a इप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो इस अरेंजमेंट के लिए क्या फॉर्मूला आया, 2a इप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसके लिए भी कितना फॉर्मूला आया, 2a इप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो आप देख सकते हैं ये एक अरेंजमेंट है। मान लीजिए x पॉजिटिव को कनेक्टेड है और y मान लीजिए नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो x पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव, और y पे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए बगल बगल में, तो ये कैपेसिटर बन जाएगा, इसको नाम दे दीजिए C1। ये भी कैपेसिटर बन जाएगा, इसको भी नाम दे दीजिए C2। ये भी एक कैपेसिटर बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको भी नाम दे दीजिए C3। और यहाँ पे C1 C3 तीन कैपेसिटर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों पैरेलल में है, आंसर है यस, क्योंकि देखिए C1 का पॉजिटिव x को कनेक्टेड है, C2 का पॉजिटिव भी x को कनेक्टेड है, और C3 का भी पॉजिटिव x को कनेक्टेड है। सिमिलरली C1 का नेगेटिव y को कनेक्टेड है, C2 का नेगेटिव y को कनेक्टेड है, C3 का नेगेटिव y का कनेक्टेड है। तो तीनों कैपेसिटर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो कॉमन टर्मिनल्स हैं, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है। ये क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 क्या आएगा, A इप्सिलॉन नॉट, हाँ, और ये मान लीजिए इनके बीच का जो दूरी है वो d है, इनके बीच की दूरी है ये d है, और इनके बीच की भी दूरी जो है वो d है। तो ये हो जाएगा A इप्सिलॉन नॉट बाई डी। C2 भी क्या हो जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट बाई डी। C3 भी क्या हो जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 3a इप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये हो जाएगा इस कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला। तो चलिए अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ऊपर एक प्लेट है, ठीक है, नीचे एक प्लेट है कैपेसिटर की, ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो दो डाइलेक्ट्रिक भरे गए हैं कैपेसिटर के बीच में, और ये प्लेट्स के बीच का जो दूरी है वो है d, सेम राइट। और ये है मान लीजिए d/2, और ये भी है मान लीजिए d/2, राइट। ऐसे केस में देखो आपको क्या अज्यूम करना है, अब ये ऐसा अरेंजमेंट है, दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे गए हैं, तो आपको मानना है कि ये दोनों जो हैं कैपेसिटर, राइट, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे अभी देखिए फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था अभी, ये देखो याद है आपको, ये फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला बनाया था कि अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक हो तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता था। एक बार जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला हुआ करता जनरल फॉर्मूला। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसका कैसे बनेगा, C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, हाँ, थिकनेस कितना है, थिकनेस कितना है, टोटल थिकनेस इसका कितना है d/2, फिर इसका थिकनेस कितना है d/2 प्लस, हाँ, ये T1 कितना है, T1 है d/2 बाय के कितना है K1 प्लस T2 कितना है d/2 बाय K2। ये याद है कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको। थिकनेस क्या, इसके जगह d/2 देखिए फॉर्मूला रिकॉल कीजिए एक बार, ठीक है ना। तो ये तो कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d/2 K1 प्लस d/2 K2, ठीक है। 2 ऊपर चला गया तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बाहर आ गया, 2 ऊपर चला गया,
तो नीचे बचा क्या, नीचे बचा K2 प्लस K1 डिवाइड बाय K1 K2। ठीक है, तो ये हो गया 2a इप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D K2 प्लस K1। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। इसके लिए क्या हो गया फॉर्मूला, 2a इप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D K2 प्लस K1। ये इस अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मैंने देखिए जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था उसी को मैंने बस मैनिपुलेट किया। या फिर इसी को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप मान सकते हो कि ये दो कैपेसिटर्स हैं इसमें और ये दोनों सीरीज में है। किस तरह से, देखिए बताता हूं। आप ऐसा इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि 1/c इक्विवेलेंट, मान लीजिए ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो आपको मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा अगर अरेंजमेंट आए तो इसको आप दो कैपेसिटर मान सकते हो। ये कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 होगा, और ये कैपेसिटर बन जाएगा जिसका कैपेसिटेंस C2 होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में। क्या है, सीरीज में है, क्योंकि एक के बाद दूसरा आ रहा है ना। ठीक है, तो सीरीज में तो क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 होगा। अब C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a इप्सिलॉन नॉट K1, और थिकनेस कितना है इसका, d/2। C2 की वैल्यू क्या आएगी, a इप्सिलॉन नॉट K2, थिकनेस क्या है, d/2। तो ये C1 क्या हो जाएगा, 2a इप्सिलॉन नॉट K1 बाय d, और C2 क्या हो जाएगा, 2a इप्सिलॉन नॉट K2 बाय d। इसको अगर यहाँ C इक्विवेलेंट करोगे तो क्या आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 क्या है, 2a इप्सिलॉन नॉट K1 बाई d। C2 भी क्या है, 2a इप्सिलॉन नॉट K2 बाई d होल डिवाइड बाय 2a इप्सिलॉन नॉट K1 बाई d प्लस 2a इप्सिलॉन नॉट K2 बाई d। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर K1 K2 अपॉन d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये 2a इप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर बाहर आ गया तो अंदर बचा क्या, K1 प्लस K2। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा राइट, a गया, इप्सिलॉन नॉट गया, d गया, तो बचा क्या, 2a इप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन d K1 प्लस K2। अब देखिए ये जो रिजल्ट हमारा आया है ये इसी रिजल्ट से बिल्कुल सेम है, 2a इप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन d K1 प्लस K2। तो अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखाई दे तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर बन रहे हैं और दोनों क्या है, सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। सीरीज कैसे होती है, देखो पैरेलल कैसे होता है आपको पता है कि दोनों कैपेसिटर प्लेट्स कॉमन टर्मिनल को होने चाहिए, सेम टर्मिनल को, कॉमन को, बट सीरीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक और डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वाला 8वां अरेंजमेंट। अब यहां देखिए अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको दिया जाए तो पूरे प्लेट का एरिया क्या था, एरिया ऑफ प्लेट कितना है, एरिया ऑफ प्लेट था a। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ प्लेट कितना था, a था। ऐसा दिया जाए तो आपको मानना है, देखिए ये कैपेसिटर मानना है आपको और ये एक कैपेसिटर है मानना है। देखिए इस कैपेसिटर के पॉजिटिव यही कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव को यही कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर के नेगेटिव को ये कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर के नेगेटिव को ये कनेक्टेड है। मतलब ये कौन सा अरेंजमेंट है, पैरेलल। ये कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। तो पहले आप C1 निकालिए, तो C1 का फॉर्मूला क्या होगा, K1 इप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, क्या एरिया A है, इस कैपेसिटर का एरिया कितना होगा, इस कैपेसिटर का एरिया कितना होगा, a/2, आधा है ना, टोटल a था, आधा कितना होगा, a/2, तो ये होगा a/2। डिस्टेंस कितना है, d। सिमिलरली C2 कितना होगा, K2 इप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, a/2, और डिस्टेंस कितना है, d।
ठीक है, देखो आपको याद है ना हमारा जो कैपेसिटर का सिंपल सा फॉर्मूला था C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। मैंने पुराने क्लासेस में बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखना पड़ता है आपको, K इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जितने भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्वेशंस हैं, इप्सिलॉन नॉट की जगह आपको किससे रिप्लेस करना पड़ता है, K इप्सिलॉन नॉट से। तो वही हमने किया यहाँ पे। तो ये C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 कितना है, K1 इप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, और C2 क्या हो गया, K2 इप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। तो ये A इप्सिलॉन नॉट बाय 2D, और ये आ गया K1 प्लस K2, ये हो गया C इक्विवेलेंट। इस तरह के कैपेसिटर के राइट के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, A इप्सिलॉन नॉट बाय 2D K1 प्लस K2। तो अभी और 4-5 अरेंजमेंट्स बाकी हैं, अभी सारी अरेंजमेंट्स खत्म नहीं हुई हैं, अभी और भी